डियर स्टूडेंट्स, आज की ई क्लास में हम लैंथेनाइड लवणों के पृथक्करण की आधुनिक विधियाँ पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने लैंथेनाइड तत्वों का प्राप्ति और उनका पृथक्करण पढ़ा था। लैंथेनाइड का जो मुख्य खनिज है वो है मोनाजाइट, और उससे लैंथेनाइड्स को प्राप्त करने के लिए जो स्टेप होती हैं वो है खनिज का छांद्र खनिज का छांद्रण करना, खनिज का भंजन और लैंथेनाइड लवणों का पृथक्करण। और ये लैंथेनाइड लवणों का पृथक्करण दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहली है पुरानी रूढ़ि विधियाँ और दूसरी है आधुनिक विधियाँ। तो आज की क्लास में हम लैंथेनाइड लवणों के पृथक्करण की आधुनिक विधियों का अध्ययन करेंगे। लैंथेनाइडों को पृथक करने के लिए वर्तमान में निम्न आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है आयन विनिमय विधि, आयन एक्सचेंज मेथड। लैंथेनाइडों के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण की यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी एवं सबसे तीव्र गति से संपन्न होने वाली विधि है आयन एक्सचेंज मेथड। इस विधि में एक कॉलम लिया जाता है या स्तंभ लिया जाता है जिसमें संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन भर दिया जाता है। इस रेजिन में कार्बोक्सिलिक अथवा SO3H प्रकार का कोई अम्लीय समूह होता है। जब लैंथेनाइड आयनों के विलयन को इस स्तंभ से प्रभावित किया जाता है तो लैंथेनाइड आयन अम्लीय समूह के हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करके रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं। ये जो दोनों प्रकार के अम्लीय समूह थे COOH और SO3H, ये रेजिन से जुड़े हुए होते हैं। इस रेजिन को कॉलम में भर दिया जाता है और उसके पश्चात लैंथेनाइड आयनों के विलयन को इसमें से प्रवाहित किया जाता है। तो क्या होता है कि लैंथेनाइड आयन अम्लीय समूह के हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करके रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं। लैंथेनाइड 3+3H ये रेजिन के हैं और इसके साथ क्या होगा, लैंथेनाइड रेजिन के साथ जुड़ जाएंगे Ln रेजिन 3+3 हाइड्रोजन प्लस आयन। कॉलम में से हाइड्रोजन आयनों को जल द्वारा धोकर पृथक कर लिया जाता है। अब इस स्तंभ में साइट्रिक अम्ल व अमोनियम नाइट्रेट का बफर विलयन डालते हैं। इससे लैंथेनाइड आयन रेजिन से मुक्त होकर साइट्रेट लवण बना लेते हैं। यह एक उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन है और यह अभिक्रिया अलग अलग लैंथेनाइडों के लिए अलग अलग गति से संपन्न होती है। अब क्या होता है कि Ln रेजिन 3+3H, अब ये 3H किसके साथ जुड़े हुए हैं, सिट्रेट के साथ, और क्या होगा 3H रेजिन के साथ जुड़ जाएंगे और लैंथेनाइड आयन है वो सिट्रेट के साथ जुड़ जाएंगे, तो लैंथेनाइड सिट्रेट बन जाता है। जब साइट्रेट विलयन स्तंभ में नीचे उतरता है तो उसके साथ लैंथेनाइड आयन भी साइट्रेट संकुल के रूप में थोड़ा नीचे उतर जाते हैं। इससे प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है और इस प्रक्रिया के कारण लैंथेनाइड आयन स्तंभ में नीचे आ जाते हैं। लैंथेनम 3+ जैसे छोटे धनायन साइट्रेट आयनों के साथ प्रबल संकुल बनाते हैं, जबकि लैंथेनम 3+ जैसे बड़े धनायन साइट्रेट आयनों के साथ दुर्बल संकुल बनाते हैं। प्रबल संकुल शीघ्रता से विलयन में आ जाएंगे, जबकि दुर्बल संकुल अधिक देर तक रेजिन के साथ ही जुड़े रहेंगे। स्वाभाविक है कि स्तंभ के नीचे से पहले छोटे व भारी लैंथेनाइड धनायनों के संकुल साइट्रेट विलयन के साथ निकलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः बड़े व कम भारी धनायनों के संकुल निकलेंगे और अंत में सबसे बड़े धनायन लैंथेनम 3+ के साइट्रेट संकुल से निकलेंगे। अतः यदि सही परिस्थितियों में सही ढंग से प्रयोग को संपन्न किया जाए तो सारे के सारे लैंथेनाइड साइट्रेट के रूप में पृथक होकर आ जाएंगे।
तो ये थी आयन एक्सचेंज विधि या आयन विनिमय विधि। दूसरी विधि है वो है विलायक निष्कर्षण विधि, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। जब लैंथेनाइड आयनों के सांद्र HNO3 विलयन को किसी कार्बनिक विलायक, उदाहरण के लिए ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट के साथ मिलाकर हिलाया जाता है, तो कार्बनिक विलायकों में सब आयनों की भिन्न विलयता के कारण कुछ आयन इसमें शीघ्रता से विलय होकर पृथक हो जाते हैं। इनके वितरण गुणांक के मान अधिक नहीं होते। लैंथेनम नाइट्रेट व गैडोलिनियम नाइट्रेट के सांद्र नाइट्रिक अम्ल व ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट विलयन में वितरण गुणांक का अनुपात मात्र 1:1.6 होता है। अतः प्रयोग को कई वितरणों के साथ दोहराना पड़ता है। इसके लिए लगातार विपरीत धारा उपकरण यानी कंटिन्यूस काउंटर करंट एपरेटस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की विलायक निष्कर्षण विधि काफ़ी सुविधाजनक व कम परिश्रम वाली हो जाती है और 10-20 हज़ार बार क्रिस्टलीकरण करवाने से निश्चित रूप से यह विधि बेहतर हो जाती है। इस विधि की सहायता से गैडोलिनियम को किलोग्रामों के परिणाम में प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि का विकास परमाणु ऊर्जा के प्रारंभिक दिनों में हुआ। यूरेनियम के विखंडन उत्पादों को पृथक करने, उनकी पहचान करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट TBP की तुलना में पाया गया कि डाई 2-एथिल हेक्सिल फॉस्फोरिक अम्ल डाई 2-एथिल हेक्सिल फॉस्फोरिक एसिड अधिक उपयुक्त कार्बनिक विलायक है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्बनिक विलायक इस विधि में प्रयुक्त किए जा सकते हैं वे हैं मोनो एल्किल फॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फेट एस्टर, फॉस्फोनेट 1,3 डाई कीटोन 8 क्विनोल आदि। तीसरी जो मेथड है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। लैंथेनाइडों का पृथक्करण आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी या असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से किया जाता है। लैंथेनाइडों के लिए बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ RF के मान भी बढ़ते जाते हैं। इस विधि में वाटमान नंबर 1 पेपर तथा वाटमान सेल्यूलोज पेपर DE20 इत्यादि पेपर तथा HCl और मेथिल अल्कोहल जैसे विलायकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो विधि है जो इनके पृथक्करण में काम आ रही है, आधुनिक विधि, वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। लैंथेनम 3+ आयनों के 2,2,6,6 टेट्राएथिल 3,5 हेप्टेन डायोन के साथ संकुल LN-TSD3 बनता है, जो कि एक पर्याप्त स्थायी है तथा बेंजीन में वाष्पशील है और भिन्न भिन्न लैंथेनाइडों के संकुलों की वाष्पशीलता भिन्न भिन्न होती है। अतः गैस क्रोमेटोग्राफी के आधार पर हम इन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं। इसेनट्रोट व सीवर्स ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बेंजीन विलयन में LN-TSD3 संकुलों को गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक किया और इस विधि के पृथक्करण को एक्सप्लेन किया। यह विधि आयनों के रुकने के समय यानी रिटेंशन टाइम तथा आयनिक त्रिज्या के मध्य का अगर कोई ग्राफ खींचते हैं तो इसमें लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जा सकता है। पांचवी विधि है झिल्ली अथवा वर्णलेखन अथवा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। डैनियल ने इस विधि के प्रयोग से समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम तथा टर्बियम का पृथक्करण किया। उन्होंने इस विधि में सिलिका जेल H को झिल्ली या थिन लेयर के लिए प्रयुक्त किया। दुर्लभ मृदा को ज्ञात करने के लिए अल्प मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, जिससे इनके RF के मान प्राप्त होते हैं। लैंथेनम के RF वैल्यू
हम देखें तो समैरियम के लिए 0.54, यूरोपियम के लिए 0.29 और गैडोलिनियम के लिए 0.73 और टर्बियम के लिए 1.00 प्राप्त होते हैं। इससे अगली जो विधि है वह संकुलों के निर्माण से, बाय द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लैंथेनाइड ईडीटीए यानी इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ईडीटीए जैसे कार्बनिक पदार्थों के साथ संकुल बनाते हैं। ये जो संकुल बनते हैं वो जल में विलयशील होते हैं, लेकिन उन सब पर सबका स्थायित्व समान नहीं होता है। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। जलीय लैंथेनाइड ईडीटीए संकुलों के लिए लोग के जो है ये स्थायित्व स्थिरांक होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, और ये परमाणु संख्याओं से संबंधित होते हैं। लैंथेनाइडों के ऑक्जेलेट एविलेय होते हैं। अब यदि विभिन्न लैंथेनाइड ईडीटीए संकुलों के जलीय विलयन में हम ऑक्जेलिक अम्ल डालेंगे तो जो लैंथेनाइड ईडीटीए संकुल सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा वह पहले विघटित हो जाएगा और ऑक्जेलेट के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, जबकि सबसे ज़्यादा स्थायी संकुल सबसे अंत में अधिक अम्ल डालने पर ही अवक्षेपित हो पाएगा। इस प्रकार हम एक एक लैंथेनाइड को अवक्षेपित करके पृथक करते जाएंगे, लेकिन एक बार में पृथक्करण प्रभावी नहीं होता, अतः प्रयोग को कई बार दोहराना पड़ता है और इस प्रकार समस्त लैंथेनाइड आयनों का पृथक्करण कर लिया जाता है। अब जो आगे का स्टेप है वह है धातुओं का पृथक्करण या आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। उपरोक्त जो विधियां हैं उन विधियों के अनुसार हम विभिन्न धातु आयनों को पृथक कर लेते हैं। जब हमारे पास भिन्न भिन्न धातु लवण के रूप में है, उनसे मुक्त धातु प्राप्त करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है लैंथेनाइड मरकरी अमलगम का ऊष्मीय वियोजन, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड मरकरी अमलगम। यदि मरकरी कैथोड का उपयोग करते हुए लैंथेनाइड आयन के जलीय विलयन का वैद्युत विश्लेषण करवाया जाए तो LnHg अम्लगम प्राप्त होता है। इस अम्लगम को यदि गर्म किया जाए तो महीन चूर्ण के रूप में धातु प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका पूर्ण वियोजन काफ़ी कठिन होता है और कुछ मात्रा में मरकरी रह ही जाती है। दूसरी विधि है वह है गलित क्लोराइडों का वैद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड। यदि शुष्क लैंथेनाइड क्लोराइड को NaCl, KCl अथवा कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करके पिघला दिया जाए और इस गलित पदार्थ का वैद्युत विश्लेषण करवाया जाए तो लैंथेनाइड धातुओं को मुक्त अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि इस विधि द्वारा प्राप्त धातु भी शुद्ध अवस्था में नहीं होती। वैद्युत विश्लेषण के लिए लोहे के बड़े बड़े पात्र अथवा परावर्ती परत युक्त पात्र लिए जाते हैं जो स्वयं एनोड का कार्य करते हैं, और ग्रेफाइट छड़ों को कैथोड के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, जिससे क्या होता है धातु द्रव अवस्था में पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाती है। तीसरी विधि है लवणों का धात्व ऊष्मीय अपचयन, यानी मेटालोथर्मिक रिडक्शन ऑफ द साल्ट्स। इस विधि में लैंथेनाइड के क्लोराइड तथा फ्लोराइड लवणों को कैल्शियम के साथ अपचयित करवाया जा सकता है। अपचयन लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेंटलम के पात्रों में संपन्न करवाया जाता है। लैंथेनम कैल्शियम मिश्र धातु बनता है जिसमें से कैल्शियम वाष्पीकृत होकर निकल जाता है, जबकि लैंथेनम धातुएं शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती हैं। समैरियम, यूरेपियम, इटर्बियम के द्विसंयोजी फ्लोराइड काफ़ी स्थायी होते हैं। इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए इनके ऑक्साइडों को लैंथेनम धातु के साथ लगभग 1400 डिग्री पर गर्म किया जाता है। चूँकि ये धातु लैंथेनम की तुलना में अधिक वाष्पशील है, अतः निर्वात में ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैंथेनम के साथ गर्म करने पर आसानी से आश्रित होकर प्राप्त हो जाते हैं। अंत में धातुओं के शुद्धिकरण के लिए इनको टेंटेलम उपकरणों में अत्यंत कम दाब पर आश्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार समस्त लैंथेनाइड धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये थी लैंथेनाइड को
उनके अयस्क से प्राप्त करने की विधियाँ, जिसमें पहली प्रकार की विधि थी रूढ़ विधियाँ और दूसरी थी आधुनिक विधियाँ।